सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास समर्पित रहेगी विज्ञान के लिए और विज्ञान में चैप्टर 3 हम अध्ययन कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा हम अध्ययन कर चुके हैं, बाकी आज पूरा करते हैं। तो विषय रहेगा हमारा विज्ञान और विज्ञान में जो चैप्टर था 3 उसका नाम था धातु एवं अधातु। इसी क्रम में लेते हैं यशद लेपन से आप क्या समझते हो। प्रश्न क्या है, यशद लेपन से आप क्या समझते हो। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है परीक्षा की दृष्टि से। आंसर क्या रहेगा इसका, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते, क्या कहे इसको, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यशद लेपन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर क्या है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। यानी लोहा और इस्पात पर अगर जंग लग जाती है और उससे बचाना है कि जंग ना लगे, ठीक है ना, तो जिंक की परत यानी जस्ते की परत उस पर चढ़ाते हैं और इस विधि को, इस पूरी प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। तो यह प्रश्न पहला आपको समझ में आया। अब दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, धातु एवं अधातु चैप्टर से। थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। एक प्रश्न ही है, थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो आंसर इसका क्या रहेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यह तो रही इसकी पूरी व्याख्या कि भाई थर्मिट अवक्रिया किसे कहते हैं।
आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यही बात खत्म हो जाती है। और इस अपक्रिया को थर्मल अपक्रिया कहते हैं। और अगर चाहें तो इसका समीकरण भी लिखें Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al इज इक्वल टू 2Fe प्लस Al 2O3 प्लस ऊष्मा, क्योंकि ये जो विस्थापन अपक्रिया है इसमें ऊष्मा निकलेगी। तो यह क्या देख रहे हैं, Fe2O3 का ट्वाइस Al यानी एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया हुई, फिर ट्वाइस Fe प्लस Al2O3, ये इसकी अपक्रिया। तब आपको पूरा का पूरा जो नंबर है वो परीक्षक देगा। इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, जब आप ये उत्तर देंगे तो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एनोड पंख। एनोड पंख से आप क्या समझते हो? चलो भाई, एक प्रश्न ये भी बना, तो आंसर इसका क्या हुआ? अविलेय अशुद्धियाँ। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जब विद्युत अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड दो प्लेट होती हैं और उन पर जो अविलेय, जैसे ये है, मान लो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। तो क्या कह रहा है कि अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर, यानी यहाँ ये जमा हो गई, तब उसी को एनोड पंख कह रहा है। ये अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। विद्युत अपघटन के दौरान ये घटना जब होती है उस समय। तो ये भी पता चल गया, एनोड पंख समझ में आया, यशद लेपन समझ में आया, और थर्मिट अपक्रिया, यानी तीन चीज़ें हमने समझी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा युगल, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसके हैं भाई चार ऑप्शन, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा ऑप्शन है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तीसरा ऑप्शन है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। और जी चौथा ऑप्शन है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। प्रश्न एक बार फिर समझो, ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म, ये युग्म दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, फिर दूसरा MgCl2 विलयन और एल्यूमिनियम धातु। तो इन्हीं चारों में से एक उत्तर होगा, विस्थापन अभिक्रिया
को जो प्रदर्शित कर रहा हो भाई उसी पर टिक मार दो। तो वो हो गया AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, यानी इसका आंसर डी। अगला चलते हैं जी। अगला प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आंसर है इसका ऑप्शन पहला, ग्रीस लगाकर। दूसरा ऑप्शन है पेंट लगाकर। और तीसरा ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर। और डी चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। अब आप सक्षम हो गए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका उत्तर आपके दिमाग में अभी भी बैठा रहा होगा कि भाई जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो जंग लोहे के किसी भी वस्तु पर नहीं लगती, चाहे वो फ्राइंग पैन हो चाहे कोई और वस्तु हो लोहे से बनी हुई। तो कुल मिलाकर उत्तर कौन सा हुआ? जिंक की परत चढ़ाकर। तो ये वाला आंसर हुआ इसका। चलिए भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। अब भाई इसमें ऑप्शन है पहला कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है भाई डी लोहा। ऑक्सीजन मतलब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और वो जल में क्या है? विलेय है। तो आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल चलते हैं जी। क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि मैं पहला ऑप्शन टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। दूसरा, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। और तीसरा ऑप्शन है
टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और चौथा ऑप्शन, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। अब यह प्रश्न है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के चारों जो ऑप्शन है उनमें से भाई एक आंसर छुपा बैठा है। तो क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तो आंसर होना चाहिए भाई, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो होता क्या है कि वो जिंक की जगह टिन का लेप उस पर लगा देते हैं। तो आंसर हुआ इसका सी। आगे अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगती? कारण सहित लिखिए। और प्रश्न तो यह भी है और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो आंसर क्या रहेगा इसका? एक तो गोल्ड जिसका प्रतीक Au, दूसरा प्लैटिनम, तीसरा क्रोमियम, ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगती। से जंग नहीं लगती क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम है। ठीक है ना भाई? प्रश्न पूछा है कि भाई ऐसी धातु बताओ जिन पर सरलता से जंग नहीं लगती, तो धातु बता दी कौन कौन सी। एक तो गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया। अब क्यों नहीं लगती? क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। उत्तर हो गया। और उत्तर जब सही है तो आपका नंबर मिलना बिल्कुल लाजमी है, फिर तो नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखो। ये दिया हुआ है। कॉपर जिससे प्राप्त हो रहा है उसके अयस्क के नाम लिखो और साथ में सूत्र भी लिख दो। तो पहला हो गया कॉपर पाइराइट और इसका सूत्र हो गया CuFeS2। एक तो ये हो गया। दूसरा क्यूपराइट, इसका सूत्र Cu2O। और तीसरा कॉपर ग्लांस Cu2S। और चौथा मैलेकाइट
CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3। ये आपके सामने 4 कॉपर के अयस्क का जिनको शोधन के बाद हम शुद्ध रूप से कोई भी धातु प्राप्त करते हैं अयस्क से ही तो मिलेगा। तो ये कॉपर है, तो कॉपर के अयस्क है, इन सभी से कॉपर मिलेगा। तो चारों नाम, चारों के सूत्र पूछे हैं वो आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है मैट किसे कहते हैं? तो आंसर है गलित। गलित का मतलब द्रवित। कॉपर में थोड़ी मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड उपस्थित होता है। गलित कॉपर में थोड़ी सी मात्रा में क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड होता है। इसके मिश्रण को मैट कहते हैं। ये तो मैट की परिभाषा हो गई। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इनको तैयार कर लीजिए, आपका अच्छा सा पेपर तैयार हो जाएगा और आप परीक्षा में बढ़िया कर आएंगे। दूसरा है फफोलेदार कॉपर क्या है? फफोलेदार कॉपर क्या है? तो आंसर 98% शुद्ध कॉपर जिसमें 2% लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लेड, सल्फर आदि अशुद्धियां होते हैं। मतलब छोटा सा प्रश्न, क्योंकि विज्ञान में ज़्यादा बड़े होते नहीं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सटीक उनके आंसर देने होते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट तो है नहीं जो बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके लिखना होता है। यहाँ तो टू दी पॉइंट बात होनी है। वो पूछ रहा है कि भैया फफोलेदार कॉपर क्या होता है? तो फफोलेदार में क्या होता है, 98% तो कॉपर शुद्ध हो गया। अब 2% में ये सबके सब आ जाते हैं। कौन कौन सबके सब? लोहा भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, लेड, सल्फर आदि अशुद्धियाँ, ये अशुद्धियों के रूप में भी पाए जाते हैं और 98% कॉपर शुद्ध होता है। तो इस तरह का जो भी कॉपर होगा भैया वो कहलाएगा फफोलेदार कॉपर। तो प्रश्न तो कैसे ही बन सकता है, फफोलेदार कॉपर क्या होता है, फफोलेदार कॉपर से आप क्या समझते हो या किसे कहते हैं, ये इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आंसर आपको यही लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं ना भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीतल का संगठन क्या है? पीतल का संगठन का मतलब ये है कि उसमें पीतल में कौन कौन सी चीज़ें यानी कौन कौन से धातु मिले होते हैं, ठीक है ना। या इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हो, पीतल
किस धातुओं से मिलकर बनता है। और सही अगर शब्द प्रयोग किया जाए तो ऐसे, किन पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है, कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनता है, कैसे भी लिख लीजिए। तो उत्तर हुआ एक तो भाई कॉपर और एक जिंक, यानी तांबा और जस्ता दोनों मिला दो तो भाई पीतल बन गया, कॉपर और जिंक। अब कॉपर की मात्रा होती है 70% और जिंक की होती है जी 30%, क्योंकि 70 जब ये है तो जिंक तो 30 हो गई। तो सीधा सीधा प्रश्न है कि पीतल जो है किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, उसका संगठन क्या होता है। उत्तर लिख दीजिए, कॉपर होता है और उसमें जिंक होता है भाई, 70% कॉपर और 30% जिंक। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र धातु कांसा में क्या होता है या किससे मिलकर बनता है, या पीतल, जैसे पीतल भी तो मिश्री है धातु, वो किससे मिलकर बना था, अभी आपने देखा था कॉपर और जिंक से। ऐसे ही कांसा है तो यह कॉपर से मिलकर बना और टिन से मिलकर बना, तांबा एवं टिन दोनों से मिलकर बनता है ये। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। अब ये भी तो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की परिभाषा आती है अगर तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर एक नई धातु बनाते हैं उसको मिश्र धातु कहते हैं। क्योंकि उसमें मिश्र धातु में होता है क्या है, दो से या दो से ज़्यादा या खाली दो, यानी दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर जब एक नई धातु बनाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये कांसा भी तो एक मिश्र धातु है और दो से मिलकर बना रही है, जबकि जर्मन सिल्वर में पूछा जा रहा है कौन कौन सी धातु हैं, तो यह भी लिख लो, एक तो कॉपर होता है, जिंक भी होता है और निकल भी होता है। यानी कॉपर, जिंक और निकल, तांबा जस्ता और निकल मिलकर निकल कितना 60%, ये 20% और ये बनेगा भाई 20%, यानी 20% निकल और 20% जिंक के बाद कॉपर का हिस्सा है वो 60%। तो ये तो दो थी और ये 200 ज़्यादा है, तो ये मिलकर दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक नई धातु बनाती है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने दो दिए, कांसा और जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में ये प्रयोग होता है, तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो अक्सर जब पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये, अरे ये तो 10th क्लास है, कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि भाई ये जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु होती हैं, कॉपर, जिंक और निकल, याद रखना है आपको। तो इस चैप्टर में जितने मुझे लगे कि प्रश्न ये इम्पोर्टेंट हैं और भाई इनको बताना अनिवार्य है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। अब काम आपका है कि आप इस चैप्टर को तैयार करें और आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर रिवाइज कराएं, वक्त मिलेगा तो, ठीक है ना। तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप यहीं जुड़े रहिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।